Hello, good evening, friends. Welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. Friend, I am here with the new current affair class. फ्रेंड अभी जो है दोस्तों जो है मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह अभी नहीं आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको एकदम मीन्स फ्रैंक होके बता रहा हूँ। लेकिन जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं हम लोग उन्हीं के लिए रेगुलर अपडेट करते हैं और उन्हीं तक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। जो नए बच्चे जुड़ते हैं, जो नए दोस्त जुड़ते हैं, उनको तो वीडियो मिल ही जाएगी, लेकिन जो हमारे पुराने जो एकदम मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जितने भी हो चुके हैं, चाहे वो 10 हों, 15 हों, 20 हों, हम लोग उनके लिए रेगुलर मेहनत करते हैं ताकि उनको टाइम पर वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए फ्रेंड, इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सरोकार क्लासेस को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। बहुत अच्छी बात बोली गई है, जस्ट डोंट गिव अप। आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ट्राइंग टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। जो आप करना चाहते हो उसको करते रहो, उसको कर मतलब प्रयास में आप लगे रहो, कभी भी उस चीज़ को छोड़ो मत, ठीक है। वेयर देयर इज़ लव एंड इंस्पिरेशन आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग। ये एल्ला फिट्जगेराल्ड ने बोला है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है, जो चीज़ आप चाहते हो उसको आप करते रहो। अगर उस काम में इंस्पिरेशन और प्यार है, जैसे मुझे आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो वीडियोज़ और भी अच्छी आएँगी, विथ प्रॉपर नोट्स आएँगी जैसे पहले आती थी। फिलहाल हम लोग केवल जो लोग आर्टिकल समझ नहीं पाते हैं द हिंदू का, उनको एक ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं, एक पर्सपेक्टिव, एक स्टैटिक पोर्शन भी उनका क्लियर कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वीडियोस पे अच्छे अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे अच्छे लाइक्स आए, फीडबैक अच्छा आया, तो पक्का है, निश्चित है कि वीडियो और भी अच्छा ही बनेगा। कभी भी इससे इससे इस हद से ख़राब नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ पे भी इंस्पिरेशन और लव हो, वहाँ पे आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। जैसे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई डांसिंग वीडियो या मीन्स कुछ ऐसा नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप लोगों का नुकसान हो। तो अगर आप लोग वीडियो को मन लगा के पूरा देखते हो तो आपका इसमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ इस काम में इंस्पिरेशन और लव है, इसलिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। फिर एक ये जो एडिटोरियल आ जाए है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये फ्रेंड मैं आपको एकदम डिटेल्ड मैनर में कवर कराऊंगा कि इसमें बोला क्या गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। ये वाला जो इसमें फ्रेंड्स हमारे बजट के बारे में बात किया गया है कि बजट में जो एग्रीकल्चर है हमारा, उस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है, उसको बहुत ही कम पैसा एलोकेट किया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, सेबी क्या होता है, इसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को कैसे बचाना है। इसमें डिस्कस करेंगे कि जो कुछ जो एंटी रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, वो क्या होता है। इसमें हम लोग मतलब पढ़ेंगे कि क्या होता है फ्रेंड। कुछ कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी हैं, कुछ कंट्रीज़ में थी, कुछ कंट्रीज़ में अब वो बिगड़ रही हैं, उसके बारे में पूरा एकदम डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे। ये वाला आर्टिकल मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड, इसमें कहा गया है मीन्स कि जो एनर्जी है, ठीक है, उसको भी आप जीएसटी में लाओ। मीन्स जैसे आप तेल ले लो या आप बिजली ले लो, ठीक है। जैसे आप अलग अगर दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में तो अगर अलग अलग कॉलोनीज़ की देखी जाए तो अलग अलग यूनिट मतलब पर यूनिट बिल आता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी को भी हम लोग जीएसटी में ले आएंगे तो पूरे स्टेट में, सभी स्टेट्स में ओवरऑल एक टैक्स लगेगा और एक ही पैसा हमको पे करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारे साथ धोखाधड़ी भी नहीं हो पाएगा। कई बार हम लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ पे हम लोग नए होते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब नए हैं, तो वो लोग हम लोग से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, कह देते हैं यहाँ पे इतना रेट ही है। तो ऐसे में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, ठीक है फ्रेंड। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। खैर मैं जानता था वहाँ का रेट क्या है दिल्ली का, तो मैंने नहीं दिया था बिल, लेकिन वो मुझसे मांग रहा था बिल ज़्यादा, जितना कि उस एरिया का था, पर्टिकुलर एरिया का था। तो ऐसे में आप लोगों को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज अपना न्यूज़ एनालिसिस में ज़्यादा न्यूज़ नहीं है फ्रेंड आज, बहुत ही कम न्यूज़ है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ज़्यादातर न्यूज़ उन्हीं से रिलेटेड रहती है, ठीक है। चलिए आज अपने पहले आर्टिकल पे बढ़ते हैं और सबसे पहले मनाते हैं, आज क्या है फ्रेंड, आज है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक। जैसा आप देख रहे हो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है और ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये आइडिया किस देश का है फ्रेंड कि मदर लैंग्वेज डे हम लोग मनाएं। ये आइडिया बांग्लादेश का है, ठीक। बांग्लादेश से हम लोग ने लिया कि हम लोग भी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएंगे। अब मदर लैंग्वेज डे पे ही हम वेंकैया नायडू साहब ने एक पूरा आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल में इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं,
ठीक है, या जो हम लोग साधारण भाषा में अपनी बोली बोलते हैं, जो लोकल भाषा बोलते हैं, उसका क्या महत्व है, ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में इन्होंने एक बात कही है कि जैसे पहले क्या था, पहले अलग अलग हमारे यहाँ पे इस समय देख रहे हो आप कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ऐसे पहले ये स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ नहीं हुआ करती थी, ये सभी एक अखंड भारत था। ठीक है, अखंड भारत था हमारा, पूरा एक यूनाइट भारत था। इसमें तमाम तरीके की बोलियां, तमाम तरीके के धर्म, तमाम तरीके के जात यहाँ पे निवास करते थे, लोग रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आराम से साधारण ज़िंदगी सबकी चल रही थी, सब कुछ एकदम अच्छे से बीत रहा था। बस अचानक से क्या हुआ कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ व्यापार करने आए। अब व्यापार करने आए, हम लोगों के लिए नया-नया चीज़ था, हम लोग भी खुश हुए, भाई साहब खेती करके पैसा कमा रहे हैं, इनको जो चाहिए हम लोग दे दे रहे हैं, ये अपना देश में ले जा रहे हैं और हम लोगों को तो पैसा मिल रहा है। लेकिन अब ये आए, तो यही है फ्रेंड कि अगर किसी को आप थोड़ा-सा जगह दे देते हो, तो उसमें उसको उतने में ही अगर रहे तब तक ठीक है, लेकिन ये अपनी लिमिट बढ़ाने लगे अंग्रेज़। ठीक? अब ये केवल व्यापार करते करते नहीं नज़र आए, ये इन कंट्री को रूल करते नज़र आए। तो रूल अब इतने सारे स्टेट्स को इन्होंने तोड़ा कैसे? तो इन्होंने देखा इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कहीं रिलीजन के नाम पर, कहीं बोली के नाम पर, कहीं ठीक है कलर के नाम पर, कहीं कास्ट के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर इतनी डाइवर्सिटी है। इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। पहले ये जब यहाँ पे ट्रेड करने आए तो इन्होंने हम लोगों को ऑब्ज़र्व किया। फिर जब इन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि यहाँ पे लोगों को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, फिर इन्होंने क्या किया, हम लोगों को तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ना स्टार्ट कैसे किया फ्रेंड, हम लोगों के बीच में जो है इन्होंने डिवीज़न करना स्टार्ट किया कि भाई साहब तुम हिंदू हो, भाई साहब तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम जैन हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग जैसे अगर मान लीजिए कि जब ये पूरे स्टेट्स एक साथ थे, हमारा भारत जब एक था, तब ये अगर हमसे लड़ते तो हम लोग तो इनको हरा के तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगता भगा देते भाई साहब, क्योंकि अंग्रेज़ थे और जैसा हमने आपको बताया था अफ़गानिस्तान वाले कंडीशन में गोरिल्ला वार कर देते हम लोग और ये लोग भग जाते। लेकिन हुआ क्या कि ये लोग भी बहुत चालाक थे। ये लोग सोचे कि अगर हम इतने लोगों से लड़ेंगे तब तो हार ही जाएँगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि केवल अगर हमें एक बार में इनसे लड़ें, एक बार में इनसे लड़ें, एक बार में इनसे लड़ें, एक बार में इनसे लड़ें और जीत जाएँगे। ऐसे छोटा-छोटा करके इन लोगों ने कॉलोनी टाइप का बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि जैसे इनको बोली के नाम पर डिवाइड कर दिया, इनको धर्म के नाम पर, इनको जाति के नाम पर, इनको किसी दूसरे आधार पर, इस तरीके से जब इन लोगों ने हम लोगों को डिवाइड कर दिया, हम लोग आपस में ही बँट गए, हम लोगों का आपस में ही अलग-अलग थॉट हो गया। हम लोग कंट्री को लेकर नहीं चलने लगे, अपने आप को, अपने स्टेट को लेके चलने लगे। फिर इन लोगों ने हम पे रूल किया, ठीक है? तो इन लोगों ने हम पे रूल करना स्टार्ट किया। क्यों रूल करना स्टार्ट किया? क्योंकि हम लोग में बहुत सारी विभिन्नताएँ थी। लेकिन फिर जब हम लोग समझ पाए लास्ट में तो हम लोग एक हुए, ठीक? हम लोग एक हुए बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की वजह से और एक होकर इनको हम लोग ने हराया और अपनी कंट्री से भगा दिया भाई साहब कि आप लोग जाओ। फिर क्या हुआ, हमने अपना संविधान खुद बनाया। अपने संविधान में हमने तमाम भाषाओं को, तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कराई, ठीक? तो इस तरीके से हम लोग ने अपने भारत को फिर से एक बनाया। उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, मीन्स उस समय के जो लीडर्स थे उनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक? कि उन्होंने हमारे भारत को एक रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर आप कहानी पढ़ोगे फ्रेंड, अगर कभी हम पर्सनल स्पेसिफिक के बारे में पढ़ाएँगे, अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो उसमें सरदार पटेल जी के बारे में जब आपको बताया जाएगा, तो इन्होंने ही 3 ऐसे स्टेट्स हुए थे जो उस समय जो है पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, ठीक? लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही इनको भी हम लोगों के साथ मिला लिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर को 370 के अंतर्गत ही क्यों ना हमारी कंट्री में अलग रखा जाए, लेकिन ले आए अपने कंट्री में, ठीक? अब आप सोचो अगर ये ना रहे तो हमारा जैसे सर ही नहीं है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसलिए हमारे लिए जम्मू कश्मीर बहुत ज़रूरी था और पटेल जी ने ले भी आया हमारे साथ, ठीक? तो अब जब एक हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी गई। फिर क्या हुआ फ्रेंड, जब हमारे देश में ही पहले बाहर से लोग पढ़ने आते थे, जैसे साकेत मीन्स जो मतलब
पहले के ज़माने में जो यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा था जैसे, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ने आते थे, बाहर से एजुकेशन लेने आते थे, इतना एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बाद में जब एजुकेशन वगैरह पे ध्यान ही नहीं दिया जाने लगा, तो हमारे कंट्री के लोग बाहर पढ़ने जाने लगे, ठीक है? बाहर पढ़ने जाने लगे तो वो लोग वहाँ की भाषा जब सीखने लगे, जैसे फ्रेंड अगर आज की सोसाइटी में देखा जाए तो इंग्लिश को एक अलग प्रेफ़रेंस दिया जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं तो आपको लोग मतलब दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरीके से जब जो बच्चे बाहर पढ़ने गए वो अगर गाँव में आते थे तो वो इंग्लिश बोलना बहुत ही गलत समझते थे। तो इसलिए वो अपने लोकल भाषा को, लोकल लैंग्वेज को, मदर टंग को वो भूल ही गए, ठीक? मदर टंग क्या होता है? जो हमने अपनी माताजी से सीखा होता है, ठीक है? ऐसी बोली जो हमने अपनी माता से सीखा होता है उसे हम मदर टंग बोलते हैं। लेकिन वो बाहर जाके इंग्लिश सीखे, वहीं के सोसाइटी में रहे, वहीं से बड़े पले-बड़े, तो वहाँ उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी मदर टंग बोलेंगे तो हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। जबकि वो ऐसा नहीं सोचते कि अगर हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस टाइम जहाँ पे हैं, जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ को वहाँ पे पुट करो। तो इस तरीके से ये इस समय हमारी जो कुछ मदर लैंग्वेजेस हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इसी के बारे में हमारे जो है वेंकैया नायडू साहब ने कंसर्न जताया है इस आर्टिकल में। इन्होंने कहा है कि जो लोग मतलब अपने मीन्स जैसे वो कोई टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए, कोई आपसे पूछे बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, ठीक? तो अब आप यही सोचते हो कि हमें यहाँ पे जाएँगे तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर ये बीटेक आपको आपके मदर टंग में प्रोवाइड कराया जाए, ये एमटेक आपको आपके मदर टंग में प्रोवाइड कराया जाए, तो फिर आप अपने मदर टंग को कभी भूल भी नहीं सकते। इस तरीके की बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो मदर टंग है उसको आगे लेके चल सकते हैं, ठीक? ये आइडिया बांग्लादेश का था और ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इसी तरीके से इन्होंने बात की है कि हम लोगों को अपने लैंग्वेज पे, अपनी बोली पे तमाम ध्यान देना चाहिए। जैसे फ्रेंड मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँ तो मेरे एक टीचर थे, वो प्राइवेट जॉब करते थे, तो उनका क्या हुआ, उनको चाइना में जाना पड़ा, ठीक है? वो इंडिया से चाइना में गए। अब चाइना में वो इंग्लिश भी बोलते थे, ठीक है? वो इंग्लिश बोलना प्रॉपर इंग्लिश जानते थे। वहाँ पे चाइना में वो गए तो होटल में रुके। अब होटल में वो रुक गए भाई साहब, उन्होंने कमरा-वमरा ले लिया, सब कुछ ठीक-ठाक चला, ठीक है? उनके वहाँ के जो चाइना के मीन्स जैसे आप यहाँ से कहीं जाते हो तो आपको एक मीन्स आपका हेल्प करने के लिए एक मिलता है असिस्टेंट, तो उनका है असिस्टेंट अपने घर चला गया उनको होटल-वोटल दिला के। अब जब ये बाहर निकले अपने वर्क पे जाने के लिए, तो इन्होंने एक टैक्सी माँगी। अब टैक्सी वाले ने एड्रेस पूछा, ये एड्रेस बताए इंग्लिश में, वो समझ ही नहीं पा रहा था। और फिर यहाँ तक कि जो होटल वाली थी, वो भी नहीं समझ पा रही थी कि मतलब ये लोग इंग्लिश वहाँ पे बोल रहे थे चाइना में, लेकिन वो लोग चाइनीज़ लोग इंग्लिश समझ ही नहीं रहे थे। तो आप समझ सकते हो चाइना का जो लोकल लैंग्वेज है, वो वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रभावी है, ठीक? तो इस तरीके से आप चाइना ही नहीं, जापान में देख लो और भी अदर कंट्रीज़ में देख लो, ठीक है? वहाँ के लोकल लैंग्वेज को लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, ना कि अदर लैंग्वेजेज़ को, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को भी अपने लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे आप जहाँ के भी हो, आप अपनी बोली इस्तेमाल करो, अगर आप अपनी स्टेट में हो तो। अगर आपके स्टेट के लोग आपको कहीं भी मिलते हैं, तो आप अपनी बोली इस्तेमाल करो, ना कि इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश को ऐसा आज बना दिए हैं फ्रेंड कि अगर हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, तो ऐसा माना जाएगा कि हम लोग पढ़े-लिखे हैं, अदरवाइज़ हम लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन ऐसा एकदम गलत है, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, तब भी आप सोसाइटी में जी सकते हो, आपको जीने का अधिकार है, ठीक है? तो इसी तरीके से फ्रेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल बनाया गया, 8th शेड्यूल, उसमें 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। लेकिन ये पहले नहीं थी, पहले केवल 14 लैंग्वेजेज़ थी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पहले केवल 14 लैंग्वेजेज़ थी। ये सिंध, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली ये बाद में ऐड हुई। अब बाद में तो ऐड हुई, ये 12th शेड्यूल हैं, आप देख सकते हो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। इसमें पहले में बात किया जाता है यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में और उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है? फिर दूसरे में क्या बात किया जाता है, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाता है, मीन्स अलाउंसेस के बारे में बात किया जाता है। तीसरे के बारे में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात किया जाता है, जो शपथ वगैरह लेते हैं। चौथे में जो राज्यसभा में सीट एलोकेट होती है, उसके बारे में बात किया जाता है। पाँचवें में जो शेड्यूल एरियाज़ का कंट्रोल कैसे करना है, और छठवें में ट्राइबल एरिया का कंट्रोल कैसे करना है, जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स हैं।
7वें में मैंने आपको एकदम डिटेल में फेडरल स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर में 7वें में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है स्टेट और यूनियन के बीच में। 8वें में आज आपको पता लग गया कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे कंट्री में। ये भी क्वेश्चन अभी फ्रेंड जल्द के जो सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था। 9th में आपका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है। मैंने आपको 9th शेड्यूल बताया था जब मैं फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था कि उसमें इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में रख देंगे तो इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता, लेकिन आईआर कोल्हू केस के बाद अब देखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई पार्टी वगैरह बदल देता है, ये आपको पॉलिटी में एकदम डिटेल मैनर में पढ़ाया जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11th में आपका पंचायत और 12th में आपका म्यूनसिपैलिटी, ऐसा है। ठीक है, ये आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक ट्रिक है फ्रेंड, उससे भी याद रख सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, इससे आप इस शेड्यूल को याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो बाद में लैंग्वेजेस ऐड हुई 8th शेड्यूल में वो किस किस अमेंडमेंट से ऐड हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और आने वाले फ्यूचर में पूछा भी जा सकता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सिंधी ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। कोंकणी मणिपुरी नेपाली ऐड हुई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट से। बोडो डोंगरी मैथिली संथली ऐड हुई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। और उड़िया को रिनेम्ड कर दिया था ओडिया से 96th अमेंडमेंट एक्ट में। इंग्लिश जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज लिस्ट में नहीं आता है, ऐसा आप लोग ये बहुत ही यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इंग्लिश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज लिस्ट में नहीं आता है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो केवल 8 शेड्यूल थे, लेकिन बाद में जो है इसको 12 शेड्यूल कर दिया गया। ठीक है, ये आप इतना ध्यान में रखना। ठीक, ये सारी चीज़ें, इतना आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ये अभी सीटेट और यूपी टेट में पूछा भी गया था। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अपने पहले आर्टिकल दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। इसमें बात की गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्या होता है? ठीक, तो जैसे क्या होता है फ्रेंड कि जब हम लोगों को कोई बीमारी होती है, ठीक, मान लीजिए ये आपको कोई बीमारी हो गई, भगवान ना करें ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी हो गई, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अपनी दवाई करते हो। मीन्स आप मतलब झोले छाप डॉक्टर से ले लिए दवाई, जिनको कोई नॉलेज भी नहीं है वो तमाम दवाइयाँ आपको दे दिए, उनको पता भी नहीं आपको बीमारी क्या है। एक प्रॉपर चेकअप के बाद आपने कोई दवाई नहीं ली, मतलब किसी एक मतलब आप कह सकते हो जो उस काम के काबिल नहीं है उसको आपने ऐसा काम दे दिया, जैसे इस डॉक्टर को आपने काम दे दिया, इससे आपने दवाई ले लिया जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक, अब ये भाई साहब ने आपको दवाई दे दी, अब आपने ये दवाई खाया लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, या आपने क्या किया, यहाँ पे डॉक्टर की गलती मैंने बताई, अब आपकी गलती क्या होती है? आपने किसी डॉक्टर से दवा ली, डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर है, एक पढ़ा लिखा एमबीबीएस डॉक्टर है, इसने आपको कहा कि आप 2 टाइम दवाई 4 दिनों तक खाइए। आप 2 टाइम दवाई 2 दिनों तक खाए और ठीक हो गए। आपने सोचा कि 2 दिन की दवाई रख लेते हैं, फ्यूचर में कभी आई दिक्कत तो फिर खिला देंगे, या किसी दूसरे को दिक्कत हो गई यही, उसको दे देंगे, क्योंकि डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा था, हम तो बहुत दूर से दिखा के आए हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने 2 टाइम तक 2 दिनों तक दवाई खाई, लेकिन वो डॉक्टर जानता था कि आप जब तक 4 दिनों तक नहीं खाओगे वायरस आप पे फिर से अटैक करेगा। तो वायरस आप पे फिर से अटैक कर दिया, अब आपको 6 दिनों तक दवाई खानी पड़ेगी तब आप ठीक होगे। तो इस तरीके से क्या होती है, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन हमारे अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, मीन्स जैसे आपके अंदर कोई बीमारी आ गई, तो बीमारी आपके अंदर पल रही है। ठीक है, अब आपने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसको पूरी तरीके से नहीं मारा। ठीक, आपने मारने की कोशिश की लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं मरा, क्योंकि आपने दवाई प्रॉपर नहीं खाई। अब जब वो पूरी तरीके से नहीं मरा तो वो फिर से ज़िंदा हो सकता है। तो जब अब वो फिर से ज़िंदा होगा तो वो और ख़तरनाक रूप लेगा, क्योंकि जब आप जितना पहले दवाई खाए थे इसको केवल मतलब मूर्छित करने के लिए, अब वो मूर्छित भी उससे दुगनी दवाई खाने पर होगा, क्योंकि वो अब उन दवाइयों से फ़ैमिलियर हो चुका है। उन दवाइयों से अब वो उसकी जान पहचान हो चुकी है, अब वो जानता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेज़िस्टेंस। मीन्स हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं। जैसे हमें जुकाम हुआ, अब हमने दवाई हमको खानी थी 6 दिनों तक, हमने खाई 2 दिनों तक और हम ठीक हो गए। फिर जब जुकाम होगा 2 दिनों बाद हमें फिर जुकाम हो गया,
तो हमको 8-10 दिनों तक दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी ने 2 दिन का ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है अपने आप में। तो इसी तरीके से बात की गई है कि जो एग्रीकल्चर में इसको रोकने की बात की जा रही है कि जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो राइटर बोल रहे हैं कि इस पे रोकने के सिवा जो मैन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ानी चाहिए। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से सही बात भी है। जैसे अभी आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फैमिली है। फैमिली ने क्रॉप बोया। क्रॉप में इसने तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ किए, ठीक? अब वो फर्टिलाइज़र हमने मतलब जब वो जैसे चारा वगैरह हमने भैंस वगैरह को खिलाया, वो भैंस ने दूध दिया, हमको भी नुकसान हुआ, हम क्रॉप खाए हमको भी नुकसान हुआ, भैंस को भी नुकसान हुआ, जानवर को भी नुकसान हुआ। इस तरीके से ये कितनी ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये इस फ्लोर स्प्रेड से भी फैलता है, अनक्लीन हैंड पे अगर जर्म्स हो गए तो भी फैलता है। तो आप समझ सकते हो कि एक डाटा है फ्रेंड, ठीक है, एएमआर वर्ल्ड वाइड, इसमें आप देख रहे हो 25,000 पेशेंट जो हैं वो लगभग हर साल मारे जाते हैं केवल इसकी वजह से। 25,000 पेशेंट हर साल केवल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मारे जाते हैं, ठीक है? और दो में सब ये काउंटिंग आप कर लेना, यूएसए में इतने ज़्यादा पेशेंट पाए जा चुके हैं, ठीक है? आप ये रिपोर्ट देख सकते हो कितनी खतरनाक चीज़ है ये, रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो इसी के बारे में राइटर ने बात किया है कि इसको हमें एक अलग तरीके से देखना चाहिए और इसके बारे में कुछ लॉ वगैरह भी लाना चाहिए, और जो है हम लोगों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ भी नहीं करना चाहिए, और मैन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए जिस तरीके से वो जी रहा है उसकी जीवन शैली को और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। ये था इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में बात की गई है फ्रेंड, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय क्या था, एग्रीकल्चर बहुत ही प्रोमिनेंट था। एग्रीकल्चर 28% के आसपास जीडीपी में हमारे शेयर देता था, ठीक? लेकिन जब एग्रीकल्चर से हम लोगों ने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन जब आया तो जो 12th प्लानिंग कमीशन के आसपास हम लोग ने एग्रीकल्चर से सारा फोकस ही हटा लिया, ठीक है? क्यों हटा लिया? क्योंकि हम लोग ने सोचा ये तो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, दूसरे सेक्टर से भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह। हम लोग ज़्यादा कैपिटलिस्ट हो गए, ठीक? तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर पीछे छूटा। जो स्टेट्स, जो कंट्री खुद का हमारे यहाँ मीन्स इतना लैंड है, इतने कैपेबल वर्कर्स हैं और केवल वो इसी में कैपेबल हैं फ्रेंड, वो एग्रीकल्चर ही अच्छे से कर सकते हैं जो लोग, उनका उनके बारे में हमें सोचना चाहिए ना। जैसे एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, ठीक है, आप इसी में माहिर हो कि कब कौन सी दवाई छोड़नी है, सब आपको पता है। अब आप इसमें ही अच्छे हो, आप ये भी अच्छा कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग ने प्रॉपर इसको छोड़ दिया, इसको हम लोग ने देखा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे चला गया। जो कुछ स्कीम्स आई भी जैसे एमएसपी वगैरह, वो कुछ प्रॉपर क्रॉप्स पे आई, कुछ पार्टिकुलर क्रॉप्स पे आई, तो उन्हीं क्रॉप्स का केवल ग्रो होने लगा। इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स कंट्री में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर था उस पर हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया जितना ध्यान हम लोग को देना चाहिए था। अभी 3 फार्मूलाज है। खैर वो फार्मूलाज अगर एक तरीके से आप देखो तो हर चीज़ का, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। तो अगर वो ख़राब थे तो वो एक तरीके से अच्छे भी थे, ताकि बाहर से कंपनीज़ आती, हम लोग भी ट्रेंड होते थोड़ा, ठीक है? लेकिन खैर अब वो रेपल हो चुके हैं। पॉलिटी के सेक्शन में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आपको अच्छे तरीके से वो बता दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि जो बजट अब की बार का आया है 2022-23 का, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी एग्रीकल्चर पे के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये एक गलत तरीका है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम लोग एग्रीकल्चर खुद के यहाँ करके अगर खुद ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जैसे एक डाटा आया था फ्रेंड, वहाँ इंडोनेशिया में इंडियन गवर्नमेंट खुद जो है, आप समझ सकते हो, जो अरहर अरहर का दाल हम लोग खाते हैं, ये खुद यहाँ पे कल्टीवेट करवाती है इंडियन गवर्नमेंट, और यहाँ से फिर इंपोर्ट करके लाती है अपने कंट्री में और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लोग जो हम लोग खरीदते हैं ये यहीं से आता है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये अगर हम लोग इंडोनेशिया में करा रहे हैं तो हम अपने यहाँ पे क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के फार्मर्स एमएसपी की वजह से दूसरे ही फील्ड में दूसरी ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जो कि ज़रूरत भी नहीं है उस फील्ड को, ठीक? उस फील्ड में अब क्रॉप बदलने की ज़रूरत है, लेकिन लोग एमएसपी की वजह से वही क्रॉप बार बार ग्रो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे फोकस करने की ज़रूरत थी, लेकिन बजट में इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं आगे आने वाले समय में क्या ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर को एक प्रॉपर मैनर में आगे लेके चलना चाहिए, गवर्नमेंट का यही एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और सबसे पहले इसमें सेबी के बारे में जानते हैं कि इसमें बोला गया है कि सेबी को जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके लिए भी एक प्रॉपर ग्राउंड उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सेबी का फंक्शन क्या होता है? सेबी का फंक्शन क्या होता है? ये जो है एक प्रॉपर एंड कंड्यूसिव कंडीशन भी वैसा रहे और प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे ताकि हर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकें, हर एक शेयर में जो मालिक है वो उस शेयर को खरीद सके, ठीक है, और उसके बारे में एजुकेशन भी प्रोवाइड कराए, ठीक, और एक उसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर क्लाइमेट बनाए, ठीक, इफेक्टिव लॉज इसके लिए बनाए। सेबी का मतलब क्या होता है? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फ्रेंड हम जो अभी एल आई सी के बारे में जो शॉर्ट आया था उसमें भी आपने देखा होगा, एल आई सी ने सेबी के साथ कुछ पेपर फाइल किए हैं आई पी ओ के लिए, ठीक है। तो आई पी ओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफिस, ठीक। इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने आप की 100% कोई चीज़ होती है, तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन अपने आप का 100% होता है। तो जब वो अपने कुछ शेयर्स पब्लिक के लिए ओपन करता है कि पब्लिक आए यहाँ पे इन्वेस्ट करे, इन शेयर्स को खरीदे और इस कंपनी में कुछ थोड़ा बहुत मालिकाना हक रखे, तो उसी को हम लोग आईपीओ बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की गई है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में भी सेबी को ध्यान देना चाहिए, सेबी को इन फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। इसमें बात की गई है फ्रेंड कि जो हमारी कंट्री पहले बहुत ही डेमोक्रेटिक जानी जाती थी, अभी भी है फ्रेंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जैसा कि पहले आर्टिकल में मैंने आपको बताया, लेकिन हम लोग में तब भी यूनिटी है, ठीक है। लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि जो कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जैसे इंडिया और यूएसए, ठीक, जैसे कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जैसे यूएस और इंडिया, ठीक है, ये आज अपने आप को डाउनग्रेडेड पा रही हैं। क्यों पा रही हैं? क्योंकि जो कुछ रिपोर्ट आती है जो 2021 में पब्लिश्ड हुई, जैसे उसमें से एक था बीडीएम डेमोक्रेसी, ठीक है, इसमें भी हमारी जो है रैंकिंग बहुत लो थी। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है, एक कैटो इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आता है। इन सारी रिपोर्ट्स का जो डाटा आया उसमें हमारी रैंकिंग डेमोक्रेसी के मामले में बहुत ही नीचे थी, हमारी ही नहीं यूएस की भी थी। तो इसमें कहा गया है जो कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं या जो कुछ अथॉरिटेटिव कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्थ कोरिया है, अब वो भाई साहब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे हमने देखा कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक बिगड़ रही है रसिया और यूक्रेन के बारे में, वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो मिसाइल वगैरह टेस्ट करने में फंसे हुए हैं। कोविड-19 का समय आया, वो बोले भाई साहब खाओ ना, लेकिन हम अपना एन्जॉयमेंट खुद करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ जो अथॉरिटेटिव कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार है इस समय, वहाँ पे मिलिट्री रूल है, और या फिर चाइना में आप देख सकते हो, वहाँ पे भी हांगकांग के लोगों को ज़्यादातर परेशान किया जाता है, उइघुर कम्युनिटी को कितना ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे हमको पता है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं उनके लिए तो ये दिक्कत की बात है। इस समय जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री बताया गया है वो नॉर्वे को बताया गया है। इंडिया है ये हमारी कंट्री, और ये है नॉर्वे। आप इसको मैप भी देख लो ताकि आपको एरिया वगैरह सब क्लियर रहे जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो इसमें बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ये ज़्यादातर मुद्दा जो है हिजाब रो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, जो आपकी हमारे चैनल की रीसेंट प्लेलिस्ट में जाके हिजाब रो कंट्रोवर्सी जो कि कर्नाटका में हुई थी उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, आप उससे जाके देख सकते हो, ठीक है, कि हिजाब रो कंट्रोवर्सी है क्या। तो इसी के चलते जो यूएस के मीन्स जो एम्बेसडर साहब थे उन्होंने भी कमेंट किया था कि अगर हिजाब पहनने से किसी को रोका गया तो ये जो है एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बातें भी बोली गई हैं कि ये क्यों डाउनग्रेडेड है। ये क्यों डाउनग्रेडेड है? क्योंकि पार्टीशियन प्रेशर होता है इलेक्टोरल प्रोसेस पे। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है हमारे यहाँ इंडिया में या यूएसए में, उसमें पार्टीज़ का आजकल प्रेशर आने लगा है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एलिगेशन भी आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा था कि ईवीएम वगैरह हैक है। हालांकि वो बाद में जब जांच हुई तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है तो कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। इस समय डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स है। आप देखते होंगे, जैसा मैंने आपको बताया अंग्रेज करते थे, आज के ज़माने में वैसा पॉलिटिशियंस करते हैं। आपको धर्म के जात पर जाति के आधार पर, बोली के आधार पर, सब चीज़ पे आज भी ऐसा कहीं न कहीं आप कह सकते हो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं सोसाइटी में ताकि आप हम लोग वोट बैंक के लिए ज़्यादातर ऐसा किया जाता है फ्रेंड, ठीक है।
और जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए भी, ठीक है। और जर्नलिस्ट का हैरासमेंट, ये अभी बहुत ज़्यादा केस में था। जैसे एक श्रेया शिंगल वाला केस आपने देखा था, जिसमें 66A IT एक्ट का जो है नल एंड वाइड करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें भी यही था फ्रेंड कि आपको जो है कुछ भी पोस्ट करने का हक है, लेकिन वो तब तक हक है जब तक आप किसी का डिफेम ना करें, आप किसी को डिफेम ना करें। लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हो कि भाई साहब वोट इनको मत देना, वोट इनको ना दो और इनको हरा दो, तो ये थोड़ी ना गलत है, ये तो लीगल है। क्योंकि आप डेमोक्रेटिक मीन से बोल रहे हो कि आप इसको वोट ना देकर हराओ, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि जाके इनको मार दो, गोली मार दो, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है कि जहाँ पे अथॉरिटेटिव कंट्रीज़ हैं उनमें तो ठीक था, लेकिन जो इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं जिनमें तमाम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है और इनमें सेकुलरिज्म का एक फंडा है फ्रेंड, इंडिया में हमारे सेकुलरिज्म का फंडा है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, जैसे प्रियम्बल में लिखा है, ठीक है। फिर जो SR बोमई का केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर तमाम आर्टिकल्स भी हैं हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एक 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें कहा जाता है स्टेट शैल एंडेवर, ठीक है, कि सभी स्टेट्स को ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए जिसमें सभी कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के ऐसा कोई लॉ बनाना चाहिए जो कि सभी कम्युनिटीज़ के लिए इक्वल हो। ऐसा नहीं हो कि किसी कम्युनिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, किसी को कम प्रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं हमारी कंट्री में, लेकिन इस समय क्या है, कुछ सिचुएशंस ये सारी हैं, इसी वजह से हमारे कंट्री का इन सारी रिपोर्ट्स में जो पोजीशन था वो बहुत ही नीचे था, ठीक, और सबसे ऊपर था नॉर्वे, ठीक। तो ये सारे मुद्दे थे, ये सारे आर्टिकल्स थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब चलिए अपने न्यूज़ वाले पोर्शन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं पहली न्यूज़। ये कल पंजाब में और यूपी में कुछ इलेक्शंस थे, तो इतने इतने परसेंट वोट पड़े। आपके भी, अगर आप इन 5 स्टेट से बिलोंग करते हो तो ज़रूर जाके वोट छोड़िएगा। यहाँ पे जो है बांग्लादेश के जो फाइनेंस मतलब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, इनका नाम था अब्दुल मोमीन। इन्होंने कहा कि क्वाड जो है, क्या वो चाइना की तरीके से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है? तो उसी तरीके से उसी के रिप्लाई में हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा, जयशंकर साहब ने, कि देखिए साहब, क्वाड जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए या ना कराए, लेकिन सबसे पहले आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आप फालतू का प्रोजेक्ट चालू किए हो। जैसे ऐसे एयरपोर्ट चालू किए हो जिसमें जहाँ पे एयरक्राफ्ट आते ही नहीं, ऐसे हार्बर्स हैं जहाँ पे शिप आते ही नहीं। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट से जिससे आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, पहले तो आप इनको बंद करो, ताकि आप जो कर्जे में डूबे हुए हो उससे उभर पाओ, ठीक है। फालतू के प्रोजेक्ट को बंद करो ताकि जो आप कर्जे में डूबे हुए हो उससे उभर पाओ, और ना कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह देखो, ठीक। इसके बारे में यहाँ केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नर को हटाने का पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया है। जो पुतिन और मैक्रोन साहब हैं, ये दोनों रसिया और यूक्रेन वाले मुद्दे पे मतलब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ईरान के न्यूक्लियर डील के बारे में हमने बात की थी पूरा डिटेल्ड मैनर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो जाके देख लीजिए। वहाँ पे हमने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात किया था कि ईरान न्यूक्लियर डील होती क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील हुई क्यों थी, बराक ओबामा टाइम की हुई थी। और ये हुई इसलिए थी ताकि ईरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर ना प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में जो चीज़ केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसीलिए ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, ताकि ये कंट्री जो है वो अगर ना बनाए। फिर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील में रहेगा ईरान, तो फिर क्या होगा, कौन कौन से मेंबर्स हैं, P5+1 मेंबर कौन कौन से हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। P5 मेंबर्स का नाम बताइए, +1 जो है उसका नाम बताइए। चलिए, तो ये सारे न्यूज़ थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बहुत ही अच्छे वे में आप बोल सकते हो, या ज़्यादा कुछ लिख के, या हमने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि अब ज़्यादातर लिख के वीडियोज़ नहीं आएँगी। जो नोट्स हम बनाने में इतना टाइम लगाते थे, जब उस पे उतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आएँगे तो फिर हमारा बनाने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए अभी सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आती है जो कि आर्टिकल पढ़ते हैं लेकिन उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो अगर आप लोग बाद में डिमांड करोगे तो जो आपका प्रॉपर नोट्स है वो पीपीटी के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल सरोकार क्लासेस पे मिल जाएगा। हालांकि अगर आप ये पीपीटी का चाहते हो पीडीएफ, तो आप सरोकार क्लासेस का चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सरोकार क्लासेस।
एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक, ठीक है। अगर आप फीडबैक दोगे तो मोटिवेट होके हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।